आज की क्लास महत्वपूर्ण है और सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिलेबस में डायरेक्ट न लिखने के बाद भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर सिलेबस को बारीकी से कोई समझ रहा है तो। अंकित भारद्वाज जी खुश रहिए, आज आप क्लास में आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि आके चले भी गए हैं, केवल अभिवादन करने ही आए थे आप। शुभम राय कुछ बोल रहे हैं, 5 मिनट बात हो ही जाए फिर पढ़ते हैं। आज टाइम से क्लास स्टार्ट हो गई। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, सरप्राइज्ड बेटा, उसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं है। ये सरप्राइज मैं आपको रोज दे सकता हूँ, बट दिक्कत ये है कि क्लास अगर पहले ऑलरेडी कोई रहती है, तो जैसे आप लोगों की क्लास जहाँ 2 घंटे की है, किसी दिन 2.5 घंटे हो जाती है, किसी दिन 3 घंटे हो जाती है, किसी दिन थोड़ा पहले भी छूट जाती है, तो उस समय के कारण थोड़ा लेट हो जाता है। आज अभी इससे पहले कोई क्लास नहीं थी और इसलिए करेक्ट टाइम पर आ गए हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में एक एजेंडा बच गया था हमारा, उस एजेंडा को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कल की क्लास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक बार क्लास की कोडिंग कर लेते हैं। क्लास की कोडिंग है MPPSC। ये कोडिंग तो रट सी गई है। MPPSC मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं हम लोग। इकाई 1 है, यूनिट 1 भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान का ये लेक्चर है, लेक्चर 011C और आगे लिखा हूँ शेष भाग, क्योंकि पिछली क्लास में समय ज़्यादा हो गया तो आप लोगों के बोलने के कारण मुझे भी लगा कि ठीक है, अब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 2.5 घंटे से ऊपर हो ही गई थी और इसलिए रोक दिया गया था। तो मैं इस टॉपिक को उस लेक्चर का ही पार्ट मानता हूं और इसलिए यहाँ पे शेष भाग डाल दिया मैंने। लेक्चर 011C का शेष भाग है। क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शक्ति और दूसरा टॉपिक रहेगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ये अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण है। ये हमको कई जगहों पर ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, कॉमन लाइफ में जानने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। इवन जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ केमिस्ट्री में भी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की बातें करेंगे। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन एग्जैक्ट अगर आपको लगता है कि मुझे समझना है तो आपको ये बात आनी चाहिए। ये नहीं आती है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे नाभिकीय संलयन विखंडन, केवल उतना ही पढ़ते रह जाएंगे कि नाभिकों का जुड़ना और नाभिकों का टूटना वो महसूस नहीं होगा। जैसे हम पढ़ते हैं तो क्लास महसूस होती है। सिलेबस इसलिए मैंने आज केवल नया सिलेबस लगा दिया और हम लोग ये पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगले दिन गुरुत्वाकर्षण और 2 दिन की क्लास ये जाएगी, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब सीधी बात यह है, पढ़ाएंगे हम आपको, कहीं भी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भी पढ़ेंगे वो एकदम इस मानक पर पढ़ेंगे कि पीएससी में उसके बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। अब इकाई 2 भी आज मैंने लगा दिया है, अदरवाइज क्रॉप करके मैं इकाई 1 ही लगाता हूँ। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब हम लोग यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे संलयन और विखंडन की जब बात हो रही है, तो इस संलयन और विखंडन के समय पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण की। और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला मेरा प्रयास यही रहता है कि पहले मैं आपको बता सकूं कि शक्ति सिलेबस में नहीं लिखा है, फिर भी शक्ति पढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि शक्ति इनडायरेक्टली आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। आप जाओगे विद्युत में, विद्युत शक्ति की जरूरत पड़ने लगेगी। आपका बिजली का जो बिल आता है वो विद्युत ऊर्जा के में आता है, यूनिट बोलते हैं उसको आप, किलोवाट प्रति घंटा। और किलोवाट प्रति घंटा जो है उसको यूनिट हम बोल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमको जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको भी साथ लेकर चलेंगे। चलिए क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। किलोवाट
प्रति घंटा जो मैं बोल रहा हूं, शायद ये किलोवाट घंटा केवल होता है, किलोवाट प्रति घंटा ही होता है। वो आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा इसमें अभी डाउट लग रहा है, वैसे मैं अभी क्लियर कर ही देता हूं। आप बोलते हैं किलोवाट इंटू घंटा है भाई, ध्यान रख लेना, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे शक्ति में तो डायरेक्ट मिल जाएगा। किलोवाट इंटू में घंटा। तो शक्ति, अगर बिजली के बिल को आप जाके देखोगे तो आपके बिजली का बिल बोलते हो ना कि 1 यूनिट आ गया है। तो 1 यूनिट जब हम बिजली मतलब विद्युत पढ़ेंगे अपने सिलेबस का, सिलेबस फिर देख लो, ये सिलेबस जो हमारा है विद्युत पढ़ेंगे तो वहां विद्युत में विभिन्न प्रकार के सेल और परिपथ बोला है, लेकिन एटलीस्ट विद्युत के बारे में तो पढ़ेंगे तभी तो ये बात समझ में आएगी। तो इसलिए वहां विद्युत शक्ति की बात, व्यवहारिक लाइफ की बातें भी हम देखेंगे। नीलेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग। और इसलिए मैं आपको इन बातों को भी कवर करा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास को, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझो, बात आती है शक्ति क्या है। पिछले लेक्चर में शक्ति का पूरा बात मैंने बता दिया था, बट एक बार इसको और क्लियर कर लेते हैं। पावर क्या है, शक्ति क्या है। तो शक्ति मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इनका नाम मान लो ए है, इनका नाम अगर बी है, ये दोनों लोग काम करते हैं। और काम करने के लिए मैं क्या बोल दूं, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। आजकल बॉडी बनाने का खुमार भी चढ़ा रहता है बच्चों पर, तो पुशअप कर रहे हैं दोनों लोग। इमेजिन कर लो, उसको हम कार्य में ले रहे हैं। वैसे तो आपने पढ़ लिया है कि भैया नॉर्मल कार्य मतलब बल इंटू विस्थापन जब तक नहीं होगा, बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कार्य की बात कर रहा हूँ। तो पुशअप जनरल की बात कर रहा हूँ, तो पुशअप कर रहे हैं ये दोनों लोग। मैंने देखा कि ये 100 पुशअप मार लेते हैं कितने समय में, मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 100। और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मारता तो है 1000 पुशअप मारता है, ये 1000 पुशअप मार देता है, लेकिन समय कितना लेता है, ये समय लेता है 10 घंटा। ये समय लेता है 10 घंटे का समय लेता है। और 10 घंटा क्यों मैं बोल दूं, और थोड़ा ज़्यादा कर देता हूं, हाँ 10 घंटा चल जाएगा। 10 घंटे का समय लेता है, 10 घंटे का ये समय ले लेता है। तो कोई पूछेगा कि बताओ दोनों में से कार्य कौन ज़्यादा किया, तो सारा कहानी बता दिया हूं कि कार्य तो यही ज़्यादा कर रहा है, लेकिन शक्ति दोनों में, अच्छा ऊर्जा किस में ज़्यादा है, तो ऊर्जा भी इसी में ज़्यादा है, लेकिन शक्ति किस में ज़्यादा है। तो शक्ति के लिए हम देखते हैं कितने समय में कितना कार्य हो गया। शक्ति के लिए हम देखते हैं कि कितने समय में, समय बीच में आ जाएगा, कितने समय में कितना कार्य हुआ, ये महत्वपूर्ण है। समय बीच में आ जाएगा, कितने समय में कितना कार्य हो गया। और ये अगर निकालना चाहेंगे हम कितने समय में कितना कार्य हो गया, तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर 100 पुशअप लगा रहे हैं 5 सेकंड में, तो डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे कि हर 1 सेकंड में ये 20 पुशअप लगा लेते हैं। हर 1 सेकंड में 20 पुशअप लगा रहा है, इसलिए 5 सेकंड में 100 लगा ले रहा है, 20 पंजे 100। और इनकी बात करेंगे तो पहले 10 घंटे को हम सेकंड में बदल लेंगे। तो 10 घंटे में क्या करेंगे, 60 और 60 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये सेकंड में होगा। 10 घंटे में 60 का गुणा किया मिनट, और फिर 60 का गुणा किया तो सेकंड। और अब अगर इनका हम निकालते हैं तो ये 1000 पुशअप तो लगाए हैं, लेकिन समय कितना लिए हैं, 10 इंटू में 3600, 10 इंटू में 3600। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 1/36। अब 1/36 पुशअप लगा रहे हैं, ये समझ रहे हैं बहुत कम, एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहे हैं। एक पुशअप का 36वां भाग ये क्या कर रहे हैं, यहां पे ये 20 लगा रहा था, और ये क्या कर रहे हैं, एक भी नहीं लगा पा रहे हैं। एक पुशअप का भी 36वां भाग, दशमलव में भाग देके जाने की हमको जरूरत है नहीं, ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्य भले ही ज्यादा कर रहे हैं, इनके अंदर ऊर्जा भी ज्यादा है, पिछला लेक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन शक्ति अगर हम देखें
तो इसकी शक्ति ज़्यादा है और इसकी शक्ति क्या है, अपेक्षाकृत कम है। तो शक्ति क्या हो जाता है, कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है, इस बात को लेकर हम शक्ति चलते हैं, शक्ति की बात करते हैं। और फिर यहाँ से परिभाषा बनाना अब आसान हो जाएगा। शक्ति समझ में आ गई तो शक्ति का परिभाषा बनाना अब एकदम भक्ति जैसा हो गया है। आप शक्ति की परिभाषा को भक्ति बना के बोल सकते हो। अब क्या हो जाएगा शक्ति की परिभाषा, तो सबसे आसान परिभाषा लोग देते हैं क्या, किसी व्यक्ति वस्तु या पिंड के कार्य करने की दर को, किसी व्यक्ति वस्तु पिंड मशीन जो आपको अच्छा लगे, किसी व्यक्ति वस्तु पिंड के कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गया। और मैं आप लोगों को वेग त्वरण जब पढ़ाया था तो दर का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था। फिर डबल से दर के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में भी बताया कि दर का मतलब है कि नीचे समय आ जाएगा। दर के आगे किसी चीज के सापेक्ष दर बोला है तो वो चीज नीचे आएगी, लेकिन केवल दर बोला है मतलब कि समय नीचे आ जाएगा। और समय नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि शक्ति बराबर हो जाएगा। शक्ति का मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा सा पीछे चल के आता हूं और फिर आपको यहां शक्ति बराबर क्या दिख रहा है, आपको शक्ति का फॉर्मूला क्या दिख रहा है क्लियर यहां पे, कि शक्ति बराबर क्या, कितना कार्य किया तो कार्य और बटा में कितना समय लिया, बटा में समय, कार्य बटा में समय। आपको पता है कि ये बटे वाली बात को अनुपात भी हम बोलते हैं। अनुपात गणित में पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुपात, अब गणित के हिसाब से हम चर्चा करेंगे तो ये अनुपात को समझने में भी समय लगेगा। अभी जनरल जो मैं आपको बता चुका हूं कि दो चीजों का डिवीजन करते हैं तो उसको हम अनुपात बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम एक परिभाषा और बना लेंगे और ये परिभाषा आप लोगों को ऑलरेडी रटी हुई है। क्या बोल सकते हैं, अथवा अगर ये आपको नहीं बोलना है एक और तरीके से बोल लो। क्या बोल सकते हो, दूसरा परिभाषा, किसी वस्तु, केवल एक ही चीज अब मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य तथा उस कार्य को करने में लगे समय तथा उस कार्य करने में लगे समय के अनुपात को, उस कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, के अनुपात को उसकी शक्ति कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर यहां से हम बोलना चाहें एक और परिभाषा भी बना लेंगे, बनाना होगा तो, बट सिंपल हम ये समझें, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और फिर आगे लिखेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में, किसी वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में W कार्य होता है या W कार्य किया जाता है, t समय में W कार्य किया जाता है, तो t समय में W कार्य किया जाता है तो आप क्या लगा देंगे इसके आगे, तो शक्ति बराबर क्या आ जाएगा, तो शक्ति बराबर आ जाएगा कार्य बटा में समय, शक्ति बराबर आ जाएगा कार्य बटा में समय। अब एक परिभाषा और यहां से बना सकते हो। क्या परिभाषा, ये सब आप लोगों को पता है। अगर मान लो हम यदि समय को एकांक ले लें, समय को क्या कर लें, एकांक मतलब जो मात्रक लोगे उसका एक हिस्सा।
अगर समय को एकांक ले लिया जाए, घंटा अगर मात्रक ले रहे हो तो 1 घंटा एकांक हो गया, मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट एकांक हो गया, सेकंड ले रहे हो तो 1 सेकंड एकांक हो गया। जो मात्रक लोगे उसका एक हिस्सा एकांक कहलाता है। अगर समय को एकांक ले लिया जाए तो शक्ति बराबर क्या आ जाएगा? शक्ति बराबर आ जाएगा कार्य बटा में समय। तो कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्य तो कार्य रहने देंगे और समय क्या हो गया? एकांक मतलब एक हिस्सा। तो शक्ति बराबर क्या आ गया? कार्य। शक्ति का परिमाण किसके बराबर आ गया? कार्य के बराबर। इसका मतलब एक और परिभाषा अगर आपको कभी लगता है जरूरत जो पड़े एग्जाम में वो लिखो, एक ही लिखना है एग्जाम में कोई। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाता है, उसकी शक्ति कहलाता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाता है। यह आपको दिमाग में एकदम रख लेना है। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या है। मैं पहले ही बोला हूं कि सिलेबस में स्पष्ट इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी और इसलिए हम इसको एक सामान्य अध्ययन के स्तर पर इतना पढ़ ले रहे हैं कि हमको शक्ति के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं हो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का पहले तो समझ लेते हैं कि शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है। कौन है भैया? अंकित भारद्वाज जी। सर क्या है ये? सर अस्वास्थकी क्या है ये? क्या है? अश्वशक्ति। अरे मात्रक है यार, थोड़ा ढंग से लिखा करो अश्वशक्ति। अभी मात्रक पे आया कहाँ हूं? मात्रक पे आऊं तो बताओ ना। शक्ति एक अदिश राशि है। सदिश शक्ति एक अदिश राशि है। कोई अगर पूछ ले आपसे, क्योंकि 12वीं तक साइंस तो पढ़े ही हो, और कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि क्यों है, तो आप बड़ा अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। कैसे इसका आंसर दे पाओगे? तो आपको पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि पहले ही पढ़ लिए हैं, और समय भी क्या है? अदिश राशि है। कार्य भी अदिश है, समय भी अदिश है। अदिश का अदिश से भाग देते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, इसलिए कि अदिश का अदिश से भाग देने पर रिजल्ट भी अदिश ही आएगा। इसलिए शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन अगर कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो पक्का है कि शक्ति भी क्या हो सकता है? अदिश राशि होते हुए भी कार्य पर यह डिपेंड कर रहा है, तो यह भी धनात्मक, 0 और ऋणात्मक हो सकता है। इस बात को आपको क्लियरली पहले से ही आपको ये बात आ रही है, क्योंकि सारा कहानी किस पर? कार्य पर जाएगा। और कार्य क्यों अदिश है ये भी पहले बता चुका हूं। तो कार्य एक शक्ति एक अदिश राशि है, ये आपको दिमाग में रखना है। मात्रक पे इसके हम चले, थोड़ा पहले मात्रक देख लें और फिर कुछ इस एक्स्ट्रा बातें करते हैं इससे। तो मात्रक की अगर हम बात करें, थोड़ा मात्रक समझिए इसका। मात्रक अगर हम इसका देखेंगे तो मात्रक में पहले एसआई मात्रक देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का मात्रक। एसआई मात्रक इसका हम निकाल के देखते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो चूंकि शक्ति बराबर क्या हमको पता है? शक्ति बराबर है कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर है कार्य बटा में समय, और शक्ति को हम दिखाते हैं P से। P बराबर W/T। तो अब बताओ, अगर P का मात्रक हमको निकालना है तो P का मात्रक, और SI मात्रक की बात अभी मैं कर रहा हूं, तो कार्य का मात्रक हमने पढ़ लिया है जूल, कार्य का मात्रक हमने पढ़ा है जूल, और समय का मात्रक हमने पढ़ा है सेकेंड। तो इसका मतलब यह है
कि जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक है। और इसी बात को एक विद्वान के नाम पर रख दिया गया है, जैसे बल के मात्रक को न्यूटन के नाम पर रख दिया गया, जैसे कार्य और ऊर्जा के मात्रक को जूल के नाम पर रख दिया गया, वैसे ही शक्ति के मात्रक को वाट कहा जाता है। और ये मैं आप लोगों का आज होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करिएगा कि ये वाट किस विद्वान के नाम पर रखा गया है। क्या वो जेम्स वाट तो नहीं है या कोई और है? ये आपके सोचने के लिए मैंने मैटर दिया है, थोड़ा इस पर काम करिएगा, कुछ अच्छी चीजें पाएंगे आप। तो पी का मात्रक जिसे लिखेंगे, जिसे जूल, जिसे वाट भी कहा जाता है, जिसे वाट भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक, वाट कहा जाता है। वाट तो एक नाम है बस। मैं थोड़ा सा इस पे एक दृष्टिकोण आपको और डालूं, हालांकि वो दृष्टिकोण आपको पहले से आ गया है अब, लेकिन मैं अपने लेक्चर में कुछ छोड़ना नहीं चाहता जिससे आपको बाद में जाके एग्जाम में सरप्राइज हो जाए। हमको पता है जूल बराबर क्या होता है, हमको पता है जूल, जूल मतलब क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। याद करिए आप लोग, हमने इसके जस्ट पहले कार्य पढ़ा। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और बल होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर तो बल हो गया, और फिर कार्य बटा में यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समय। तो कार्य बटा में समय, तो हमने कार्य का मात्रक ले लिया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये जूल है। इसका मतलब सही मायने में वाट क्या है, वाट का सही मतलब क्या है, जूल के जगह पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी क्या है, 1 सेकेंड है, तो सेकेंड यहाँ नीचे आ गया। और ऊपर वाले का खुद का अंश हर है, नीचे वाले का केवल अंश है, हर नहीं है। तो नीचे एक करके जो पहले समझा चुका हूं वही काम कर देंगे। यहाँ पे इसको ऊपर लाके किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर इंटू में 1 बटा में सेकेंड, मतलब सच मायने में वाट क्या है, वाट का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड की घात 3। तो आज के बाद आप ये भी ध्यान रखें कि मात्रक अगर पूछेगा तो जूल प्रति सेकंड भी ठीक है, वाट बोलता है तो वाट भी ठीक है, और अगर कभी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब बोलता है तो ये भी सही है। और सही कहें तो यही उचित है, यही रियल मात्रक है। ये सब तो नाम दिए गए हैं, नाम के आधार पर बने हैं। इतनी बात क्लियर है तो एक बार भोंपू बजाएं आप लोग, जिससे मुझे लगे कि यहाँ क्लास में हम सब साथ चल रहे हैं, बातें आपके लिए एकदम स्मूथ चल रही होंगी, क्योंकि ये सारी बातें पहले हमने कर लिया है। तो किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, अदरवाइज हैंड रेज करते रहो बीच बीच में जब मैं बोलता हूं। तो ये रियल मात्रक तो यही है, बस बहुत हो गया। रियल मात्रक तो यही है, लेकिन सामान्यतः इस विद्वान को लंबे समय तक याद करने के लिए वाट के नाम पर रख दिया गया है। अब ये वाट कौन सा विद्वान है, मैं आपको होमवर्क दिया हूं, इस पर थोड़ा मेहनत करके मुझे आप बताएंगे। अब बात आती है कि ये तो इसका एसआई मात्रक हो गया। अच्छा, एसआई मात्रक के बाद में सीजीएस मात्रक को भी आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बिमी सूत्र भी नहीं छोड़ा था, और बिमी सूत्र भी पढ़ाया था मैं आपको। तो बिमी सूत्र यहां से निकालना आपके लिए कितना आसान हो गया है। देखो, बिमी सूत्र निकालोगे तो बस ये वाला मात्रक पता है तो सारी कहानी बन जाएगी। किलोग्राम द्रव्यमान को मापता है तो इसको दिखाएंगे कैपिटल एम से, मीटर लंबाई को मापता है तो इसको दिखाएंगे कैपिटल एल, इसकी घात 2 है ऑलरेडी, और समय सेकंड समय को मापता है, समय को हम दिखाते हैं टी से, और टी की घात 3। ये आपको बहुत पहले मैंने बता दिया है कि भैया बिमी सूत्र लिखते समय लंबाई को मापता है मीटर, तो मीटर को हम दिखाते हैं कैपिटल एल से, लंबाई को कैपिटल एल से दिखाते हैं। और लंबाई के बाद अगर अब बात आती है द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान को हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल एम से, मतलब किलोग्राम
इसका मात्रक है उसको कैपिटल एम से दिखा देंगे, और समय को हम दिखाते हैं सेकंड से। मैंने बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ाया है आपको पहले, और इसलिए फिर भी मेमोराइज करा दिया। तो बीमीय सूत्र यहाँ से अगर निकालना चाहें आप तो इसका बीमीय सूत्र बन जाएगा ml की घात 2 t की घात -2। क्या भरोसा MPPSC का, मेंस में कभी 3 नंबर में यही पूछ ले, आप बोलेंगे सिलेबस के बाहर आ गया। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आया। जब आप कार्य, ऊर्जा, बल पढ़ रहे हैं, शक्ति अपरिहार्य है कि उसके बीच में फंस ही जाएगी। अब आप नहीं सोच पाओ, अगर आप लकीर के फकीर बन के पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा नंबर पाने में भी आप फकीर ही रहोगे, जैसा कि बार बार पेपर 3 में सरप्राइज हो जाते हैं हम। तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि इसका पावर जो है, इसका बीमीय सूत्र क्या है और एसआई मात्रक क्या है। अब भैया आपका आंसर क्वेश्चन आ रहा है जो आप चाह रहे थे जानना, बट वो बहुत सिंपल बात थी। अब हम बात करते हैं कि शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या है। शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या है। शक्ति का सीजीएस मात्रक, और सीजीएस मात्रक क्या पहले पढ़ा चुका हूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो सीजीएस मात्रक अगर निकालोगे तो क्या होगा, हमको फिर पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है। हमको पता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। कार्य बटा में समय, तो इसका मतलब यह है कि शक्ति P बराबर हुआ W/T। तो P का SI, P का CGS मात्रक अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो कार्य का CGS मात्रक मैं पढ़ा चुका हूँ, अर्ग, याद होगा आपको, अर्ग, और बटा में क्या, सेकंड। तो अर्ग प्रति सेकंड होता है। सेकंड, कुछ लोग सेकंड लिखते हैं, जो आपको उचित लगे। अर्ग प्रति सेकंड हो गया इसका क्या, CGS मात्रक। अब अर्ग प्रति सेकंड जो इसका मात्रक है, इसका नाम तो कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब क्या है, तो एक्चुअल मतलब यहीं से निकाल लो। किलोग्राम हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम हो जाएगा ग्राम, और उसके बाद मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बटा में सेकंड, तो सेकंड ही रहता है सीजीएस पद्धति में भी, तो आ जाएगा क्या, सेकंड का स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को सीजीएस मात्रक कहा जाता है, जिसे हम अर्ग बटा में सेकंड भी कहते हैं। इस बात को अगर आपने पकड़ लिया, इसका सीजीएस मात्रक, तो एक बात और लगे हाथों यहाँ जान लें, सीजीएस मात्रक की कहानी ब्लैक पेन से हुई है। अब थोड़ा सा हम इसको दूसरे पेन पर आते हैं, और शक्ति का प्रचलित मात्रक, शक्ति का सबसे प्रचलित मात्रक, शक्ति का सबसे प्रचलित मात्रक जो कॉमन लाइफ में ज़्यादा यूज किया जाता है बोलने के लिए, प्रचलित मात्रक। तो इसका प्रचलित मात्रक जो होता है वो क्या होता है, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति इसके प्रचलित मात्रक, जो सबसे इसका प्रचलित मात्रक है उसका नाम है अश्व शक्ति। और अश्व शक्ति मतलब, अश्व संस्कृत का शब्द है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अजा मतलब होती है बकरी। बकरी की बात नहीं, घोड़े की बात चल रही है। तो एक घोड़े में काफ़ी पावर होता है। वैसे भी आप भी देखेंगे, कभी कोई बोलता है कि कोई दौड़ रहा है लड़का, तो बोलता है अरे तो घोड़े के जैसा दौड़ रहा है, ये घोड़े जैसा काम कर रहा है। मतलब घोड़े के शरीर में रियल में स्टेमिना क्षमता होती है, और इसलिए उसके शरीर की क्षमताओं के आधार पर हमने एक मात्रक बना लिया है अश्व शक्ति, जिसको हम हॉर्स पावर ही बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कहा जाता है, एचपी कहा जाता है इसको, हॉर्स पावर। अब ये प्रचलित मात्रक है, तो लोगों ने पूछा कि ये 1 एचपी में कितना वाट होगा, 1 एचपी में कितना वाट होगा। तो लोगों ने बोला कि भैया एचपी बड़ा मात्रक है, 1 एचपी में 746 वाट होगा। 1 एचपी में 746 वाट होगा, मतलब एक घोड़े में, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, बहुत पावर है उसमें। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि प्रचलित मात्रक इसका होता है क्या, वाट, सॉरी प्रचलित मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एचपी का गैस टंकी आता है, एकदम सही बात है। एचपी का गैस, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उस एचपी वो शॉर्ट नेम है। हो सकता है कि
HP, कोई हरिकिशन पांडे हैं वो भी अपना नाम HP रख लें, कोई हृदय पांडे हैं वो भी रख लें, कोई हृदय पाटीदार हैं वो भी HP रख लें। यहाँ HP का मतलब क्या है? यहाँ HP का मतलब है, यहाँ HP का मतलब है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है और ये काफ़ी प्रचलित मात्रक होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ कि एक वाट जो होता है, वाट तो एसआई मात्रक है। थोड़ा कलर मैं फिर से बदलूं, मैं चाहता हूं कि सारे डायमेंशन आपके माइंड में आए। अगर मान लीजिए कभी आपको ये सोचना है कि एक अर्ग बटा में सेकंड बराबर, एक अर्ग बटा में सेकंड बराबर, ऐसे बोले, बड़ा वाला ले लेते हैं पहले, एक जूल बटा में सेकंड बराबर, एक जूल बटा में सेकंड बराबर कितना अर्ग बटा में सेकंड होता है। तो एकदम मजाक जैसी बात है, कितना अर्ग बटा में सेकंड, तो हमको कार्य वाली कहानी ही आ जाएगी। इसको मैं बदल के दिखाया था और इवन ये लेक्चर तो यूट्यूब पर भी है। तो एक जूल और एक अर्ग का ही अंतर है, बाकी सेकंड सेकंड दोनों में है। इस बात को हम एक नाम दे देते हैं, क्या? वाट। तो एक वाट बराबर, इधर नाम नहीं देते हैं, तो एक वाट बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात 7। ये पीछे हमने करके देख लिया है, फिर करके देख सकते हो, अभी मैं कर नहीं रहा हूं। अर्ग बटा में सेकंड, तो 10 की घात अर्ग बटा में सेकंड। और तार्किक तरीके से बोल सकते हो तो एसआई मात्रक किसका? शक्ति का एक एसआई मात्रक बराबर, शक्ति का एक यूनिट एसआई मात्रक बराबर कितना हो जाता है? 10 की घात 7 सीजीएस मात्रक। और शक्ति की बात कर रहा हूं, हर जगह मत लगाना है इसको। शक्ति का एक एसआई मात्रक शक्ति के 10 की घात 7 सीजीएस मात्रक के बराबर होता है। ये मात्रक के बारे में आप यहाँ पे चीजें समझ गए। इसके अलावा भी इसके कई मात्रक हो जाते हैं और वो 10 की घात में मैंने आपको पढ़ाया है। मेगावाट, किलोवाट, टेरावाट, गीगावाट, और ये सारा 10 की घात में मैंने आपको पहले इसलिए बेस बना दिया था कि ऐसी बातों को मुझे यहाँ ना लिखवाना पड़े। मेगावाट, किलोवाट ऐसे ही आपको पता है, किलोवाट भी अक्सर यूज किया जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पर एक बात और लगे हाथों देख लो कि कई बार जो विद्युत ऊर्जा रहती है, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं लोग। विद्युत ऊर्जा जो होती है, इस विद्युत ऊर्जा को लोग किस में मापते हैं? किलोवाट इंटू घंटा में। किलोवाट इंटू में घंटा में मापते हैं इसको। आप बिजली का बिल अपना जब देखोगे तो आपके बिजली का बिल एक यूनिट जो बोलते हो, उस एक यूनिट का मतलब यही होता है किलोवाट इंटू में घंटा। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट, इसको अगर हम वाट में बदलेंगे तो 1 किलोवाट में 10 की घात 3 मतलब 1000 वाट। और घंटा को अगर सेकंड में बना दें हम, 1 घंटे को अगर सेकंड में बनाने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60, तब जाके ये सेकंड बनेगा। और इसका अगर आप गुणा करके वैल्यू निकालते हैं, जो हमें आवश्यक है नहीं यहाँ निकालना, और वैसे भी इसको जूल प्रति सेकंड करना पड़ेगा, तो 1000 जूल इंटू सेकंड इंटू 3600 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10 की घात 3 वाट। और इंटू में वाट को हम क्या बोलते हैं? पहले ये भी कर लो। वाट को हम बोलते हैं क्या? जूल बटा में सेकंड। वाट को हम बोल देते हैं जूल बटा में सेकंड। और इंटू में ये घंटा आ गया है सेकंड में, तो 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया। बिजली, ये मैं आपको विद्युत में भी पढ़ाऊंगा, बट यहाँ अभी ये रिलेवेंट था तो बोल दिया। 10 की घात 3 इंटू 3600। अब 10 की घात लिखना मैं आप लोगों को सिखाया था, याद करो। यहाँ दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ है, और इस दशमलव को उठा के यहाँ लाएंगे तभी साइंटिफिक हो पाएगा। तो 10 की घात 3 इंटू 3.6 इंटू 10 की घात 3 हो जाएगा। और इसका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.6, 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 6 आ जाएगा। और रिजल्ट किस में आएगा? जूल में आएगा।
तो ये ध्यान रखिए, ऊर्जा, इतनी ऊर्जा जब खपत होती है तो उसको हम बोलते हैं कि 1 किलोवाट। तो विद्युत ऊर्जा को अक्सर किलोवाट प्रति घंटा में मापते हैं। किलोवाट इंटू घंटा, प्रति घंटा बोल दे रहा हूं बार बार मैं, किलोवाट इंटू घंटा में 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये जानने के लिए आपको दिमाग में बस रखना है कि इतने जूल की एनर्जी जब लॉस होती है, या इसने एनर्जी, तो वैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़े हैं कि एनर्जी लॉस नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। बट अगर विद्युत ऊर्जा का इतना रूप हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी अन्य रूप में, चाहे वो हीटर जला के, चाहे वो ट्यूबलाइट जला के, चाहे पंखा जला के, तो उसको बिजली का बिल हमारा 1 यूनिट बन जाता है। 1 यूनिट इसी बात को कहते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। और ये कहानी मैं आपको विद्युत वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यहाँ जितना रेलेवेंट था उतना बता दिया। अब शक्ति के बारे में हमने बहुत कुछ कर लिया, एक बात और हम जुड़ाव कर लेते हैं, एक नोट डाल के बात को समझ लेते हैं। नोट क्या है? तो हमको पता है कि शक्ति P बराबर होता है W/T, और हमको बड़ा आसानी से ये भी पता है कि W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है। मैं हिंदी में भी लिख दूं जिससे कि दिक्कत ना जाए। हमको पता है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू में विस्थापन, बल इंटू में विस्थापन। तो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ P बराबर, कार्य के जगह पे लिख देता हूँ बल इंटू में विस्थापन, बल इंटू में विस्थापन, और बटा में T समय है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि विस्थापन बटा में समय क्या होता है। विस्थापन बटा में समय क्या होता है? हमको पता है कि विस्थापन बटा में समय होता है वेग, विस्थापन बटा में समय होता है वेग, और वेग को हम दिखाते हैं v से। तो P बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू में वेग। P बराबर क्या आ जाएगा? बल इंटू में वेग। मतलब हम बोल सकते हैं पावर P बराबर बल, अगर F है तो F, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F इंटू V जनरल लिख लो, और सदिश रूप में अगर लिखना है इन दोनों को, क्योंकि बल भी सदिश है और वेग भी सदिश है, तो इसी बात को आप एक और तरीके से इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कैसे? P तो सदिश है नहीं, केवल F सदिश है, तो F वेक्टर और डॉट V वेक्टर। आपको पता है कि दो सदिशों के डॉट गुणन से ही अदिश आता है, दो सदिशों के क्रॉस गुणन से तो सदिश आ जाता है, और इसलिए मैंने सदिशों का डॉट गुणन, क्रॉस गुणन भी आपको समझाया था कि रटनी कोई बात ना पड़े, हर एक बात आपको आसानी से समझ में आए। तो कभी अगर आपको मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या वस्तु है, उस पर बल लगाया हुआ है, उस पर बल हमको पता है, और उस बल के कारण अगर वेग दिया हुआ है तो डायरेक्ट बल और वेग का गुणा कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसकी शक्ति कितनी है। बल और वेग का गुणा किया, डायरेक्ट पता चल गया कि शक्ति उसकी क्या है। और ये कैसे निकला है? तो वही फार्मूले से, जो जनरल फार्मूला है वहीं से निकला हुआ है, कुछ नया नहीं किया गया है। W के जगह पे बल इंटू विस्थापन, विस्थापन बटा में समय को वेग बोल दिया, P बराबर बल इंटू वेग, P बराबर F इंटू V। यही अगर डॉट गुणन दिखाना चाहते हो तो P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे यहाँ पे बस यही लिख सकते हैं कि अतः किसी गतिमान वस्तु पर आरोपित बल, अतः किसी वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर लगने वाला बल तथा लगने वाला बल तथा उस बल के कारण उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को, उसके कारण मतलब बल के कारण, उसके कारण वस्तु में उत्पन्न किसको? वस्तु में उत्पन्न वेग के गुणनफल को, वेग के उत्पन्न वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वेग के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है, या शक्ति प्राप्त हो जाती है उसकी, शक्ति कहते हैं। तो ये भी बात आपको दिमाग में रखना है।
कोई टफनेस वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़े पेपरों की और बहुत नीट आईआईटी जेई या बहुत विशेष अध्ययन की बात इसमें नहीं है। ये सिर्फ एक दिमाग चलाने वाले व्यक्ति जो जनरल स्टडी कर रहा है वो आराम से इस बात को समझ जाएगा कि यार बल बटा में विस्थापन हमको तो पता ही है कि यहाँ पे कार्य बटा में समय क्या होता है, कार्य का मतलब क्या होता है वो देख लिया। यहाँ रख के वैल्यू रख रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। हमको इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा दिमाग या बहुत विशेष अध्ययन की यहाँ पे आवश्यकता पड़ नहीं रही है। तो इस तरीके से शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। शक्ति इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति जितना भी हमें आवश्यक था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया और मुझे लगता है कि इसमें बोल के लिखवाने को भी कुछ बचा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जितना भी कुछ बोल के लगभग लिखवाना है वो सारी बात बोर्ड पर लिखा हुआ है। और आप लोगों को इतना तो ट्रेंड कर चुका होगा मैं अब तक कि आप लोग आसानी से इस बात को अपने हिसाब से कॉपी में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब बोल के लिखवाऊंगा 10-15 मिनट लगेगा इस बात को लिखवाने में और कुछ भी नया लिखवाऊंगा नहीं, यहीं से तो लिखवाऊंगा। तो आराम से इस बात को आप लिख सकते हैं। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो और अगर दिक्कत नहीं है तो भोंपू बजाओ, मैं दूसरा टॉपिक कवर करूं और आज की क्लास को यहीं रोका जाए। आगे कल की क्लास देखेंगे जल्दी। बोर्ड का फोटो आपके पास जाएगा ही, उसी के साथ रिवाइज भी हो जाएगा और देख के ऐसे ही कॉपी में आपको उतार लेना है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कमेंट भी आ गए और भोंपू भी बच गए काफ़ी। अब हम लोग आज का दूसरा टॉपिक पे आते हैं। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, समझने का प्रयास किया, रटने का प्रयास नहीं किया। अब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण जोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। समझिए ध्यान से कि ये क्या है। एक्चुअली जब इनिशियल टाइम में इस ब्रह्मांड में शुरू में ब्रह्मांड में ये माना जाता था कि ब्रह्मांड में कम से कम दो वस्तुएं तो दो चीजें तो हैं, और एक क्या है, एक तो है द्रव्यमान। द्रव्य क्या है वो केमिस्ट्री वगैरह में और देखेंगे, द्रव्यमान। और दूसरा क्या है, ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा है। आप केमिस्ट्री के जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो देखेंगे, और पिछले सेशन में जो केमिस्ट्री पढ़ाया था उसके कुछ लेक्चर यूट्यूब पर भी पढ़े हैं। अगर आपको पहले देखना है तो जाके देखिएगा। उस समय यूपी में एक गाना भी खूब प्रचलित हुआ था कि यूपी में काबा, तो अपन भी उसी धुन पर इसको पढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड में काबा। तो ब्रह्मांड में दो ठो चीज बा, एक द्रव्यमान और दूसरा क्या, ऊर्जा। दोनों अलग अलग चीजें समझ रहे थे लोग, लेकिन न्यूटन पहली बार ये सोचना शुरू किया। और न्यूटन 1700 के बाद 1700 के आसपास से इस पर सोचना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है। उसने काफ़ी कोशिश भी किया और उसी की बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते विद्वान अंततः इसमें सफल हो गया। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको कहा जाता है कि सदी का, या अब तक फिजिक्स में जितने भी आविष्कार या खोज या चीज़ें हुई हैं उसमें हमेशा टॉप 10 में ये रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके लिए उसको नोबेल नहीं मिला। उसको नोबेल प्राइज किसी और चीज़ के लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। वो केमिस्ट्री में मैं इस बात को ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पढ़ाऊँगा भी। तो अभी बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में लोगों को लगता था दो चीज़ है, एक द्रव्यमान है और दूसरा क्या है, ऊर्जा है। अब आप दोनों बातें जानते हैं कि द्रव्यमान क्या है और ऊर्जा क्या है, ये दोनों बातें आपको पता है। द्रव्यमान जिनको आइडिया नहीं हो, इतना समझ लो कि किसी भी वस्तु में उपस्थित सभी द्रव्य की मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्य की मात्रा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो, चाहे वो चेन मेल्टेड अवस्था हो। और वैसे भी सामान्य ताप पर मैं आपको बता चुका हूं कि हमको केवल ठोस द्रव गैस ही दिखाई देते हैं। तो किसी वस्तु में ठोस द्रव गैस की टोटल मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, उसका द्रव्यमान। और ऊर्जा हम समझी गए हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो लोगों को पता था कि ब्रह्मांड में दो चीज है,
एक द्रव्यमान और दूसरा ऊर्जा। लेकिन आइंस्टीन ने इसको 1905 में, कहीं 1919 लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं लोग। आप बस समझिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एनसीईआरटी पढ़ोगे, इनके जीवनी के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बॉक्स में बना के लिखा होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि गलत है, ये दोनों एक ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, इनमें बहुत अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि द्रव्यमान को आप ऊर्जा बना सकते हो और ऊर्जा को आप द्रव्यमान बना सकते हो, ये दोनों एक ही चीज हैं। एकदम नई बात उसने बताया कि द्रव्यमान को आप ऊर्जा बना लो, ऊर्जा को, अगर ये बात नहीं होता तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन बहुत अच्छा समझ में आता ही नहीं। देखना, जब मैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन जब पढ़ाऊंगा अपने सिलेबस में केमिस्ट्री में, तो ये बात आपको डायरेक्ट वहां आएगी। और इसलिए जहां रेलेवेंट बात है वहीं पढ़ा दिया जा रहा है कि वहां मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसने बोला कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। सिंपल समझो, ये द्रव्यमान है, इसको फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ, इसको फैलाओगे तो ये ऊर्जा बन जाएगी। एकदम फैला दो ऐसा कि इसके तत्व एकदम, इसके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो जाएं तो ऊर्जा बन जाएगी। और ऊर्जा को दबाते आओ, दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। ये प्रकाश को अगर हमारे बस में है, इसको दबा पाए तो कहीं ना कहीं ये भी क्या बन जाए, द्रव्यमान बन जाए। इनके कहने का मतलब ये है, सामान्य अध्ययन के स्तर पर हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने ये यूपी में काबा या ब्रह्मांड में काबा, दो चीज जो था वो उसको एक ही बता दिया कि भैया दोनों एक ही हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर में से 1 किलोग्राम का मार्कर है, इमेजिन कर लो 1 किलोग्राम का नहीं है, 1 किलोग्राम का मार्कर है, इसमें से मैंने आधा तोड़ दिया, तो शुभम राय बोल सकते हैं कि सर आपने 500 ग्राम द्रव्यमान तोड़ दिया। और नीलेश या और भी जो क्लास में लोग हैं ये बोल सकते हैं कि सर आपने 500 ग्राम के बराबर ऊर्जा तोड़ दिया। और दोनों ही अपने जगह पे सही हैं, दोनों ही अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही तूफानी नियम उन्होंने दिया। और इस नियम में उन्होंने उनसे पूछा गया कि थोड़ा बता भैया कि कैसे बदलेंगे। तो उसने बोला कि भैया देखो, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु लाओ, मैं बदल के दिखाता हूं। उसने बोला कि 1 किलोग्राम की वस्तु आप लाए, देखो इसमें कितनी ऊर्जा है मैं बताता हूं। उसने बोला कि एक सूत्र बना लो, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जहां E क्या है ध्यान रख लेना, जहां E क्या है ऊर्जा, द्रव्यमान से जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा है E, और M क्या है, M है द्रव्यमान, जिस द्रव्यमान से ऊर्जा बनाना है वो द्रव्यमान है। और C क्या है, तो C है प्रकाश का चाल, और प्रकाश का निर्वात में चाल पहले ही बता चुका हूं। तो प्रकाश का निर्वात में चाल है ये, प्रकाश का निर्वात में चाल। और प्रकाश का निर्वात में चाल हमको पता है होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसने ये सूत्र दे दिया कि देखो भैया ये सूत्र है, अगर m द्रव्यमान की किसी वस्तु को आप चाहते हो ऊर्जा में बदलना, अब मान लो ये कोई भी चीज है, ये बोतल है, इस बोतल से मैं पानी पी रहा हूं, इसको जला दो, तो जलाओगे तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी द्रव्यमान इसमें है। जलाएंगे तो थोड़ा सा इससे उष्मीय ऊर्जा आ जाएगी, अग्नि बनेगी, हमको थोड़ी सी ताप लगेगा, तापीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा बनेगी, प्रकाश उठेगा तो कुछ प्रकाश ऊर्जा बन जाएगी। इस तरीके से अलग अलग ऊर्जाओं में ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये बात पक्का है कि जब एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं तो जिस रूप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी रूप में कन्वर्ट ना होकर थोड़ा अलग रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बल्ब है, मैं चाहता हूं कि इस बल्ब से केवल प्रकाश आए, लेकिन कहां हो पा रहा है वो काम, बल्ब गर्म भी हो जा रहा है, ऊष्मा भी आ जा रही है, तो हमारी विद्युत ऊर्जा का थोड़ा क्षय भी हो जा रहा है। और क्षय मतलब क्या, नुकसान मतलब क्या, कि वो ऊर्जा ह्रास नहीं हो रही है। ऊर्जा क्षय का मतलब कि जो वांछित
जिस रूप में ऊर्जा को हम बदलना चाह रहे हैं उसके अलावा किसी रूप में ऊर्जा बदल रही है तो हम बोलते हैं कि ऊर्जा का क्षय हो गया है, ऊर्जा की हानि हो रही है। अदरवाइज तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़े ही हैं, कहाँ ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन जिस रूप में हम चाहते हैं उस रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि यार इतनी ऊर्जा की हानि हो गई। तो वही बात, इसको जलाएंगे तो कुछ राख बन जाएगा, कुछ चीजें हानि हो, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या बन जाएगा, एकदम ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, जला देंगे। इवन आप लोगों में से ही किसी को जला दिया जाए तो आप लोग भी ऊर्जा बन जाओगे। आप लोगों को ही अगर जला दिया जाए तो ऊर्जा बन जाओगे। दादा बोल रहे हैं एग्जाम्पल आप ही जो बता रहा हूं। कल आप डायरेक्ट आ जाओ स्टूडियो में, यहाँ क्लास में, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आपको ना सही आपके बनियान को जला के दिखाता हूं। आपका बनियान में द्रव्यमान है, जलाऊंगा, देखिएगा, उससे उष्मा भी बनेगा और उससे प्रकाश भी बनेगी। तो ये बात उसने बताया, बोला कि इस सूत्र से आप कन्वर्ट करके देख लो कि कितना बनेगा। थोड़ा देखते हैं कितना भयंकर ऊर्जा बनती है। अगर 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, थोड़ा देखते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु से कितना ऊर्जा बनेगा। 1 किलोग्राम की वस्तु से ऐसे आपको 3 मार्कर में न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा। जैसे इस बार पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल पूछा था, बच्चों वाला न्यूमेरिकल, आगे हम देखेंगे। और ये भी बच्चों वाली बात है। 1 किलोग्राम की वस्तु से उत्पन्न ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी। उत्पन्न ऊर्जा अगर हमको बताना है, एकदम सिंपल, E बराबर mc²। E को E रहने दो और M को 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम, और C का मात्रक क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे। देखो मात्रक आपका सही होना चाहिए। ये SI मात्रक है, SI मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड होता है वेग का या चाल का। तो इसका भी मात्रक क्या है, किलोग्राम। ग्राम रहता तो बात नहीं बनती, ग्राम रहता तो इनको बदलना पड़ जाएगा हमको। तो 1 × 3 × 10⁸, तो ये क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम की वस्तु को करोगे तो 1 का गुणा से तो फर्क पड़ेगा नहीं, 3 हो जाएगा, 3 × 9 और 10⁻16, 8 दूनी 16। और ये पूरा जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल ही करके दिखाऊं। E बराबर 1 किलोग्राम इंटू में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, गुणा करोगे तो 1 तो गुणा कर दिया तो वही आएगा 9 × 10⁻16 और आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं जूल ऊर्जा। तो कितनी ऊर्जा बन गई, 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा बन गई। देख रहे हो कितना ऊर्जा है, मतलब इतनी ऊर्जा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु से बन सकती है। अगर आज ऊर्जा के लिए हम परेशान है ना, आज हम ऊर्जा के लिए परेशान है कि हमारे पास ऊर्जा की कमी है, हम अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, लेकिन ये अभी इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो रहा है। अदरवाइज कितनी ज़्यादा ऊर्जा है, 1 किलोग्राम से 9 × 10⁶, 10⁻16, 1 के आगे 16 जीरो लगा लो और 9 से गुणा कर दो, इतनी जूल की ऊर्जा बन जाएगी 1 किलोग्राम मात्र से। काश ऐसा पेट्रोल हो जाए, काश ऐसा डीजल बन जाए तो कितना आसानी रहेगा। फिर हमको कितना भी महंगा पेट्रोल रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ऊर्जा से द्रव्यमान कैसे बनेगा, ऊर्जा से द्रव्यमान बताया ना कि वो डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, उसको दबाना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। ऊर्जा अगर आपके बस में है, आसान नहीं है ये काम। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एनर्जी को कंप्रेस कर पा रहे हैं आप किसी तरीके से, तो कंप्रेस करते 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 वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के फॉर्म में आ जाएगा। और नेचुरली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही हैं। प्रकृति में अलग अलग तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम अभी एज अ साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने एग्ज़ाम के लिए ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, E बराबर mc²। क्या है समझाया। थोड़ी मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक जगह बताऊं, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल इसका आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, एग्जाम्पल थोड़ा देख लो। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और बहुत से लोग तो पढ़े भी होंगे क्योंकि कई लोग इसमें ऑलरेडी कोचिंग करके ही क्लास ज्वाइन किए हैं। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, मैं एकदम बेसिक तौर पे आपको समझाऊंगा कि एक बड़ा नाभिक रहेगा, एक भारी नाभिक है, और ये भारी नाभिक टूट जाता है। ये भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक बना लेता है। तो होता क्या है, अगर इस नाभिक का द्रव्यमान मान लो 100 किलोग्राम है, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं, इसका होगा 60 और इसका होगा 30, पक्का है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी ये हमेशा ही ये वाला बड़ा रहेगा और ये वाला कम रहेगा। मतलब जितनी ऊर्जा यहां पर, जितनी द्रव्यमान की हानि हो रही है, जितनी द्रव्यमान की हानि हो रही है, वही द्रव्यमान क्या बन जा रहा है, ऊर्जा बन जा रहा है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा बनने का कारण यही है कि एक भारी नाभिक टूटकर जो हल्के नाभिकों में बनता है, भारी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा बड़ा रहेगा, जो उससे नाभिक बने हैं उनके द्रव्यमानों को जोड़ोगे तो बाकी द्रव्यमान गया कहां, क्योंकि हमको उससे ऊर्जा मिली। तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा जो द्रव्यमान में कमी आई है वो द्रव्यमान ऊर्जा में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। और जब नाभिकीय विखंडन पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा। ऐसे ही नाभिकीय संलयन में देखो, नाभिकीय संलयन जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज देखेंगे, स्पष्ट मेंशन है हमारे सिलेबस में। तो वहां पर क्या दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़ा भारी नाभिक बनाते हैं। तो अगर इसका मान लो ये 60 किलोग्राम का है, इमेजिन कर लेते हैं, और ये 40 किलोग्राम का, तो अंततः जो बनेगा वो कम ही बनेगा, 80 किलोग्राम का ही बनेगा। मतलब उत्पाद जो बाद में बन रहा है वो छोटा रहेगा, और जो पहले दो जुड़ रहे थे वो बड़े रहेंगे। इसका मतलब कि कुछ द्रव्यमान की हानि हो रही है, कुछ द्रव्यमान हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया, यहां से द्रव्यमान 20 किलोग्राम कहाँ चला गया। समझाने के पर्पज से समझा रहा हूं, बस एग्जाम्पल आभासी लेकर। ये 20 किलोग्राम द्रव्यमान कहाँ गया, तो हम बोलेंगे कि वो 20 किलोग्राम द्रव्यमान जो अभी ऊर्जा हमको मिली है, ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और इसका मतलब पक्का है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करना अपेक्षाकृत आसान है, बट ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट करना बड़ा जटिल प्रक्रिया है। बट ये हो सकता है, जैसा कि आइंस्टीन ने ही ब्लैक होल के बारे में कंसेप्ट बता दिया था, और ब्लैक होल का अब टेलीस्कोप के द्वारा फोटो भी आने लगे हैं, अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे तो संभवतः जैसे जैसे हमारा ब्रेन का विकास होगा, जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। बट अभी ये इनका जो समीकरण और नियम है एकदम 100% तार्किक है, सही है, और इस बात को हमारे सिलेबस में हम कई जगहों पर यूज करेंगे। और इसलिए मैं इसको बताया, कई बहादुर इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसको सिलेबस में तो कहीं लिखा नहीं है, इसको क्या पढ़ना है, सिलेबस में जितना जितना लिखा है उतना ही पढ़ोगे तो फिर हो गई काम, जाके एग्जाम में सरप्राइज ही होगे। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण मैंने आपको समझा दिया। ये भी आपको वैसे ही लिखना है कि न्यूटन के बार बार न्यूटन दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि न्यूटन जड़त्व आ गया है अपने अंदर। हमें पता है कि ब्रह्मांड में दो चीजें द्रव्यमान और ऊर्जा है, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज है। द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में, और इसको कन्वर्ट करने हेतु द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण का प्रयोग किया जाएगा। जो ये समीकरण है, इस समीकरण का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और उसके बाद इसको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से जोड़ के इसकी रेलेवेंसी को बता दिया कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी। तो इस तरीके से अब हो क्या रहा है, पढ़ाने में या पढ़ाई में क्या हो रहा है, पढ़ने में भी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं
और पढ़ने में भी कि सिर्फ लकीर के फकीर बने हुए हैं। अब बोलेंगे कि सर इस सिलेबस में शक्ति कहीं नहीं है। अरे शक्ति नहीं है तो तुम बाकी चीज़ें, अगर शक्ति तुमको नहीं पता है तो बहुत कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अभी मैं 2 यूनिट यहाँ लगाया हूँ, बाकी सारे यूनिटों में कितने जगह दिखा दिया जाए। इसलिए हमको सिलेबस को सही से समझना है, और सिलेबस को अगर आपने सही से समझ लिया है तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ी आप समझो शक्ति और कहाँ जुड़ेगी। आप ध्वनि पढ़ोगे ना, ध्वनि, तो ध्वनि में क्या, यहाँ आगे जाके श्रव्य अपश्रव्य ध्वनि, यहीं पर ध्वनि के गुण भी पढ़ोगे। उसने ध्वनि के गुण जब पढ़ोगे तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की गुणता, तो यहाँ पर भी लाउडनेस की बात आएगी। तो इन बातों को समझने के लिए जब तक आपको पूरा समग्र अप्रोच नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, तब तक आप ऐसे ही केवल जो लिखा है वही पढ़ोगे। गति लिखा है बस गति पढ़ोगे, वेग लिखा है बस वेग पढ़ोगे, त्वरण लिखा है बस त्वरण पढ़ोगे, और एग्जाम में जाके एकदम सरप्राइज हो जाओगे, हाथ पैर फैला के एकदम बेहोशी की कगार में आ जाओगे कि अब मैं क्या करूं भगवान, ये कैसे गलती हो गई, इसको गाली उसको गाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसके असली विलन आप ही हैं। और सामत भी आपकी ही आएगी, सामत किसी और की नहीं आएगी जो आप काम कर रहे हैं उससे। तो इसलिए मैंने इस बात को कर दिया। अब आज के लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देंगे। आज का लेक्चर अपेक्षाकृत छोटा लेक्चर रहा, क्योंकि ये बातें पिछले लेक्चर में कवर नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। जब कल हम लोग मिलेंगे क्लास में, तो वो क्लास हमारा रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल, देन घर्षण, और उसके बाद वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। तो ये हमारे अभी 3 लेक्चर इस पे बनेंगे, और फिर हम ध्वनि में आ जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा काम बहुत आसान होता रहेगा, क्योंकि हम एकदम बेस को, नींव को मजबूत कर रखे हैं, तो ऊपर ईंट रखने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो एक बार क्लास को हम लोग, आज की क्लास को, अब अंकित भाई बोल रहे हैं सर एक बार पूरे सिलेबस को समझा देना। हाँ, समझा दूंगा, बट अभी क्लास में मैं सोचा कि आप बोल रहे हो, अभी क्लास में पूरे सिलेबस को समझाने के लिए मुझे प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का पूरा सिलेबस एक एक लाइन करके अगर कोडिफाई करूंगा उसको, और एक एक लाइन को तोड़ूंगा, तो उसके लिए 6 घंटे का समय चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर के हर एक पहलू पे मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ। एक बार आप लोग फाइनल भोंपू बजाएं, जिससे कि मैं भी आप लोगों से अनुमति चाहूं, और आप लोग भी मुझसे अनुमति लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। हर बात क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। सबको जप नाम। आप लोगों की सदा ही जय हो, और दादा की विशेषकर जय हो। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।